Hello friends, welcome back. In this video, we will be learning another very important algorithm which is known as Dijkstra's algorithm. People often call it as Dijkstra, but actually the correct pronunciation is Dijkstra. So we have Dijkstra's algorithm. This is another very important algorithm, the question from which is usually asked in the semester exams. So now let us begin with what is Dijkstra's algorithm and how it works. So we have Dijkstra's algorithm is a greedy algorithm for solving single source shortest path problem that provides us with the shortest path from one particular source node to all other nodes in the given graph. मतलब डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम एक ग्रीडी एल्गोरिदम है जो हम यूज करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब हमने फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम पढ़ा था तब हमने वहां पर डिफरेंट वेरिएशंस देखे थे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के एंड उनमें से एक वेरिएशन था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, राइट। सो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम को हम यूज करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के लिए। मतलब जब हमें किसी भी गिवन ग्राफ में एक पर्टिकुलर नोड से बाकी सारे नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होता है, देन उस केस में हम डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम को यूज करते हैं, राइट। आई होप यू गॉट द पॉइंट. So now let us see some important points about Dijkstra's algorithm. So the first point is the algorithm can be applied on both directed and undirected graphs. मतलब हम इस एल्गोरिदम को दोनों तरह के ग्राफ्स पे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टेड एज वेल एज अनडायरेक्टेड. The next point says for the algorithm to be applicable, the graph must be connected. मतलब Dijkstra's algorithm को हम केवल कनेक्टेड ग्राफ्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं. मतलब अगर हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड है दैट मीन्स हम Dijkstra's algorithm को उस ग्राफ पर अप्लाई नहीं कर सकते, राइट. ओरिजिनल एल्गोरिथम outputs value of shortest path, not the path itself, but with slight modifications we can obtain the path. मतलब जो कि हमारा ओरिजिनल डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू को रिटर्न करता है एंड पाथ रिटर्न नहीं करता एक्चुअली में. मतलब अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर नोड से बाकी सारे नोड्स तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है देन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम हमें उस पर्टिकुलर नोड से बाकी सारे नोड्स तक का केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता सकता है. बट जो एक्चुअली में हमें पाथ फॉलो करना पड़ेगा अपने सोर्स नोड से लेके उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने के लिए वो हमें डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम से नहीं मिलता है. बट अगर हम चाहें तो अपने कोड में या एल्गोरिथम में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके पाथ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं. बट जो हमारा ओरिजिनल एल्गोरिथम है वो हमें पाथ रिटर्न नहीं करता बल्कि जो वैल्यू होती है शॉर्टेस्ट पाथ की वो रिटर्न करता है, राइट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट सेज Dijkstra's algorithm does not work for graphs with negative weight edges. For graphs with negative weight edges, Bellman-Ford algorithm can be used. मतलब हम Dijkstra's algorithm को उन ग्राफ्स पे अप्लाई नहीं कर सकते जहां पर जो एजेस पर वेट प्रेजेंट हैं वो नेगेटिव है. मतलब हम केवल उन्हीं ग्राफ्स पे Dijkstra's algorithm को अप्लाई कर सकते हैं जिस ग्राफ में हमारे पास केवल पॉजिटिव वेट्स हों, राइट. अगर हमारे पास नेगेटिव वेट्स होते हैं तो हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई नहीं कर सकते एंड इन दैट केस वी विल हैव टू मेक यूज ऑफ दिस एल्गोरिथम व्हिच इज नोन एज Bellman-Ford algorithm, right. I hope you got the point. So now after having a look on what is Dijkstra's algorithm, now let us see how to apply Dijkstra's algorithm on any graph. Later I will also give you the original algorithm of Dijkstra's algorithm, but before that
I will tell you how to apply Dijkstra's algorithm on any given graph so that you feel easy and at ease to understand that algorithm. Right? So now let us begin with how to apply Dijkstra's algorithm on any given graph. Before having a look on how to apply Dijkstra's algorithm on any given graph, let us have a brief overview of Dijkstra's algorithm. ये देखने से पहले कि हम Dijkstra's algorithm को किसी भी ग्राफ पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं Dijkstra's algorithm का, ये समझने के लिए कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है जब हम Dijkstra's algorithm को अप्लाई करेंगे किसी भी गिवन ग्राफ पे. राइट? सो हमें इन चीज़ों को एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है ताकि हम एल्गोरिदम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें किसी भी गिवन ग्राफ पे. राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट सेज इन Dijkstra's algorithm वी मेंटेन टू सेट्स. मतलब हम Dijkstra's algorithm में टू सेट्स मेंटेन करते हैं. राइट? वन सेट कंटेन्स वर्टिसेस नॉट येट इंक्लूडेड इन SPT and other set contains vertices included in SPT. मतलब हम एक सेट में अपने उन वर्टिसेस को रखते हैं जो कि हमने अभी तक अपने SPT में इंक्लूड नहीं किए हैं. SPT का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ ट्री. शॉर्टेस्ट पाथ ट्री वो ट्री होता है जो कि हमें फाइनली जब हमारा Dijkstra's algorithm कंप्लीटली हम ग्राफ पे अप्लाई कर लेते हैं, वो ट्री हमें तब ऑब्टेन होता है. एंड जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्री होता है वो हमें हमारे सोर्स वर्टेक्स से बाकी सारे वर्टिसेस तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमें वो बताता है. मतलब जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्री होता है वो हमारे सोर्स वर्टेक्स से बाकी सारे वर्टिसेस तक का शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसे रिप्रेजेंट करता है. राइट? जो हमारा दूसरा सेट होता है हम उसमें वो वर्टिसेस रखते हैं जो हमने अभी तक अपने शॉर्टेस्ट पाथ ट्री में इंक्लूड कर लिए हैं. मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो पहला सेट है हम उसमें वो वर्टिसेस रखते हैं जो हमने विजिट नहीं किए हैं, एंड जो हम दूसरे सेट में वो वर्टिसेस रखते हैं जो हमने ऑलरेडी सारे विजिट कर लिए हैं. राइट? सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट. आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये अभी समझ नहीं भी आता. राइट? जब हम अपने ग्राफ पर इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तब आप इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. राइट? सो नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट सेज फॉर ईच नोड और वर्टेक्स इन द ग्राफ वी मेंटेन टू वेरिएबल्स. मतलब हम हर नोड के लिए जो हमारे ग्राफ में प्रेजेंट है हर नोड के लिए हम टू वेरिएबल्स मेंटेन करते हैं. And what are these two variables? The first variable is represented as this pi and in then square brackets the name of that vertex, right, which denotes predecessor of that vertex V, right? And the second variable is d and then in square brackets the name of that vertex, and this denotes the shortest path estimate of vertex V from the सोर्स वर्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल हमें ये कोई ग्राफ दे रखा है, यह मैंने एक बहुत सिंपल सा ग्राफ कंसीडर किया है, एंड सपोज जो हमारे एजेस पर वेट प्रेजेंट हैं जो हमें दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं 1 2 3 and 4 and then again 3 सपोज. राइट? सो ये हमारे जो वेट्स हैं जो एजेस पर प्रेजेंट है ये हमारे वो हो गए. राइट? एंड इस ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं हम हर नोड के लिए दो वेरिएबल्स मेंटेन करेंगे. एक वेरिएबल जो हमारा पहला वेरिएबल होगा वो उस वेरिएबल का प्रीडिसेसर शो करेगा. राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरा सोर्स वर्टेक्स जो है वो मेरा वर्टेक्स ए है. राइट? एंड फाइनली मैं वर्टेक्स ई पर पहुंचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो देखना चाहता हूं. राइट? सो इस ग्राफ में अगर हम मतलब इंट्यूटिवली देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं वर्टेक्स ए से वर्टेक्स ई तक पहुंचने के. या तो हम इस पाथ से आ जाएं या फिर हम इस पाथ से आए. अगर हम इस पाथ से आते हैं तो टोटल हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा
3+4+3 दैट मीन्स हमें 10 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड अगर हम इस पाथ से आते हैं ए से ई तक, देन हमें 1+2 = 3 यूनिट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से ई तक पहुंचने का वो ये वाला है, राइट। सो दैट मीन्स अगर हमें ई तक पहुंचना है, सो जो ई का प्रीडिसेसर होगा वो सी होगा, डी नहीं होगा, राइट। सो ये अगर हमें ए से ई तक पहुंचना था तो हमें अगर ये पाथ को ट्रेस करना है, सो हमें प्रीडिसेसर्स की हेल्प से वो पाथ जो हम ट्रेस कर पाते हैं। अगर हमें ई तक पहुंचना है, सो हमें ई का प्रीडिसेसर देखना पड़ेगा जो कि सी होगा इस केस में, एंड फिर हम सी का प्रीडिसेसर देखेंगे जो कि ए होगा। सो दैट मीन्स फिर हमारा ये जो पाथ होगा फाइनली वो ट्रेस हो जाएगा, राइट। And the second variable is d and in square brackets the name of that vertex, and ये हमें shortest path estimate बताता है vertex v का source vertex से। For example अगर हमें e vertex तक पहुंचना था, सो जो इसका दूसरा variable होगा वो हमें shortest path बताएगा जो कि हमें total travel करना पड़ेगा a से e तक का पहुंचने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस केस में वो 3 यूनिट्स होगा, एंड सी का जो सेकेंड वेरिएबल होगा जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को, उसकी वैल्यू 1 होगी। एंड हर नोड की अपनी एक वैल्यू होगी जो कि शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट होगा वर्टेक्स ए से उस वर्टेक्स तक का पहुंचने का, राइट। एंड सिमिलरली हर वर्टेक्स का अपना एक प्रीडिसेसर होगा। फॉर एग्जाम्पल डी के लिए बी हो गया, एंड देन बी के लिए ए होगा इस केस में, एंड देन ई के लिए बिकॉज यहाँ पर 2 आ रहे हैं, सो हम देखेंगे कि कौन सा है। यहाँ पर इस केस में हमारा नोड सी होगा, राइट। सो दिस वॉज अवर नेक्स्ट पॉइंट। अवर थर्ड पॉइंट सेज इनिशियली वी सेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पाई फॉर ईच वर्टेक्स टू nil, that is pi of every vertex equals to nil, and the value of variable d for source vertex to 0 and for rest of the vertices to infinity, that is d of s equals to 0 and d of v equals to infinity। मतलब जब हमने अपना डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम अभी लगाना स्टार्ट नहीं किया है, राइट, बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम हमारे ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं हम सबके जो 2 वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे, राइट। सो जो हर नोड का जो प्रीडिसेसर है हम उसे निल असाइन कर देंगे। मतलब अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि किस नोड का कौन सा प्रीडिसेसर है, राइट। एंड हम सोर्स वर्टेक्स के लिए जो उसके शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट होगा सोर्स वर्टेक्स से ही उसे हम 0 इनिशियलाइज करेंगे बिकॉज ये खुद ही सोर्स वर्टेक्स है। एंड बाकी सारे सोर्स वर्टेक्स जो वर्टिसेस हैं हमने उनके लिए अभी शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट नहीं किया है, सो हम उनके लिए जो सेकंड वेरिएबल हुआ उनका यानी कि ये वाला, हम उनकी वैल्यूज को इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट स्टेप when we will start applying Dijkstra's algorithm on our given graph, right? Now the next point is then we repeat the following procedure until all the vertices of the graph are processed. First is among unprocessed vertices we choose a vertex with minimum value of variable d and then relax its outgoing edges. मतलब हमने जब अपने जितने भी नोड्स हैं ग्राफ में उनके लिए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हमने इनिशियली क्या करा है, अपने फर्स्ट स्टेप में हमने पहला काम ये करा है कि हमने जितने भी नोड्स हैं ग्राफ में हमने सारे नोड्स के लिए उनकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया है। एंड हमने 2 सेट्स मेंटेन करे हैं। हमारा जो फर्स्ट सेट है उसमें वो सारे वर्टिसेस हैं जो कि हमने विजिट नहीं किए हैं। इनिशियली सारे ही वर्टिसेस प्रेजेंट होंगे बिकॉज हमने अभी तक कोई भी वर्टिसेस को प्रोसेस नहीं किया है। एंड जो सेकंड स्टेप होगा वो अभी एम्प्टी सेट होगा जो कि ये शो करेगा कि हमने अभी तक अपने शॉर्टेस्ट पार्ट ट्री में कोई भी वर्टिसेस को इंक्लूड नहीं किया है, राइट। सो नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हमारे अनप्रोसेस्ड वर्टिसेस हैं हम उनमें से वो वर्टेक्स चूज करेंगे जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी वेरिएबल डी की, एंड देन
उस वेरिएबल के लिए उस वर्टेक्स के लिए हम उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे, राइट। आपको सही में डरने वाली बात नहीं है अगर आपको अभी नहीं भी समझ आ रहा है, बिकॉज अभी हम जब अप्लाई करेंगे ग्राफ पे आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, आई गारंटी इट। बट फॉर नाउ प्लीज हैव अ लुक ऑन दीज स्टेप्स बिकॉज दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड वंस यू अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स you are gonna master in Dijkstra's algorithm, right? So now let us see what is the meaning of edge relaxation, right? So consider हमें ये कोई ग्राफ का पोर्शन है, right? जहां पर एक सोर्स वर्टेक्स S है, ये कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, इट नेसेसरीली नीड नॉट बी अ सोर्स वर्टेक्स, राइट। सो हमारे पास ये कोई 3 वर्टिसेस हैं, राइट। सो हमारा वर्टेक्स S से जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी तक का, वो सपोज डी ऑफ ए एंड डी ऑफ बी में स्टोर्ड है, राइट। सो हमने अपना एस वर्टेक्स से इनका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया है, राइट। और हम अगर अब देखें कि जो हमारा वर्टेक्स ए है उससे भी एक आउटगोइंग एज निकलकर वर्टेक्स बी तक आता है, राइट। सो अगर हम देखें अब वर्टेक्स बी तक के पहुंचने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो है ये वाला एंड दूसरा पाथ है ये वाला। हमने इस पाथ की कॉस्ट तो निकाल ली है जो कि डी ऑफ बी में स्टोर्ड है। नाउ अब हम इस एज को कंसीडर करके इस एज को रिलैक्सेशन का मतलब सीखना चाहते हैं, राइट। इस एज के रिलैक्सेशन का मतलब है कि जो ये नया पाथ है, राइट, जो वर्टेक्स ए से वर्टेक्स बी तक आता है, इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके इसके शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट से कंपेयर करना, एंड अगर ये रिजल्ट जो है वो कम आता है एंड देन उसका जो प्रीडिसेसर है एंड देन जो उसकी करस्पॉन्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाली वैल्यू है उसको चेंज करना, राइट। अगर हम अपना वर्टेक्स ए को कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स ए के लिए एक आउटगोइंग एज है जो वर्टेक्स बी पर आता है, राइट, एंड इस एज का जो वेट है वो डब्ल्यू है। अगर हम डी ऑफ ए प्लस डब्ल्यू को ऐड करें, राइट, हमें वर्टेक्स बी तक के पहुंचने की कॉस्ट मिल जाएगी इस पाथ से, एंड ये वाली जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है इस पाथ की, राइट। अगर हम डी ऑफ ए प्लस डब्ल्यू को ऐड करके इससे कंपेयर करते हैं, राइट, एंड अगर ये रिजल्ट की जो वैल्यू है वो कम आती है अगर इससे, जो हमारा प्रीडिसेसर है वर्टेक्स बी का वो वर्टेक्स ए हो जाता है, एंड देन फिर हम इस जो ये वाला एज है हम इसे ब्रेक कर देते हैं, राइट। वी हैव कंसिडर द एज ए बी इन द ग्राफ शोन here DA and DB are the shortest path estimates for vertices A and B respectively from source vertex S. If D of A plus W is less than D of B, then D of B is equal to D of A plus W and pi of B is equal to A. Right? I hope आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा एज रिलैक्सेशन का मतलब। एंड अगर आपको स्टिल कोई डाउट या क्वेरी है अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपनी, एंड देन वहां आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर प्रॉब्लम वेयर अ ग्राफ विल बी गिवन टू अस एंड वी हैव टू अप्लाई द डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम ऑन दैट गिवन ग्राफ. So this is the problem that is given to us. We have been said using Dijkstra's algorithm calculate the shortest distance from the source vertex S to all other vertices in the given graph. Also draw the shortest path tree. So हमें ये एक ग्राफ दे रखा है. इस ग्राफ में हमारे पास टोटल 6 vertices present हैं एंड जो S है वो हमारा source vertex है and these are the edges that connects these vertices, and because the edge weights present on these edges are positive and because the graph is connected, so definitely we can apply Dijkstra's algorithm on this graph. So now let us start applying Dijkstra's algorithm on this graph step by step. So as I told you, our first step will be to initialize the two variables for each vertex and to initialize the two sets. So we have हमने हर vertex के लिए
उसके दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि हम हर वर्टेक्स के लिए उसका जो प्रीडिसेसर होगा हम उसे निल से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। सो हमने लिखा है पाई एस इक्वल्स टू पाई ए इक्वल्स टू पाई बी एंड सो ऑन, हमने सबको निल इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाला वेरिएबल था हर वर्टेक्स के लिए, हमने सोर्स वर्टेक्स के लिए उसे 0 से इनिशियलाइज करा है। एंड जो बाकी सारे वर्टिसेस हैं हमने उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट रखा है बाय डिफॉल्ट वो है हमारा इन्फिनिटी, राइट। एंड जो हमने अपने दो सेट्स मेंटेन करे हैं वो ये हैं, बिकॉज हमने अभी किसी भी वर्टेक्स को प्रोसेस नहीं किया है, सो हमने अपने जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे ग्राफ में प्रेजेंट हमने उसे इस सेट में इंक्लूड किया है जिसे हमने नेम दिया है अनविजिटेड। एंड जो हमारा विजिटेड सेट है वो अभी फिलहाल एम्प्टी है, बिकॉज हमने अभी तक किसी भी वर्टेक्स को प्रोसेस नहीं किया है, मतलब किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है, राइट। सो नाउ व्हाट वी विल डू इन अवर स्टेप 2, हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम स्टेप 2 में हम सबसे पहले अपना विजिटेड अनविजिटेड जो सेट है हम उसे देखेंगे। एंड इस सेट से हम उस वर्टेक्स को चूज करेंगे जिसकी जो d की वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है, हम देखेंगे कि किस वर्टेक्स के लिए जो उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है। एंड हम वो वर्टेक्स चूज करेंगे इस सेट से जिसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट जो होगा वो मिनिमम होगा। फिलहाल हर वर्टेक्स के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो इन्फिनिटी से इनिशियलाइज्ड है एक्सेप्ट द सोर्स वर्टेक्स जिसके लिए उसके शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट की जो वैल्यू है वो 0 है। मतलब इस सेट में सबसे मिनिमम d की वैल्यू सोर्स वर्टेक्स s के लिए है, सो हम सोर्स वर्टेक्स s को चूज करेंगे एंड उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे, राइट। सो नाउ लेट अस सी अवर स्टेप 2। सो अब हम अपना स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो हमारा सोर्स वर्टेक्स s है अभी उसके लिए हमारी सबसे लीस्ट वैल्यू है शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाले वेरिएबल की। सो हम अपना सोर्स वर्टेक्स s को चूज करेंगे और उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे। हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास s वर्टेक्स के लिए दो आउटगोइंग एजेस हैं, एक आउटगोइंग एज वर्टेक्स a पर आता है एंड दूसरा आउटगोइंग एज वर्टेक्स b पर आता है। सो अब हम इन दोनों एजेस को रिलैक्स करेंगे, राइट। सो वी हैव दिस, we choose vertex s and relax its outgoing edges। इनिशियली जो हमारी पिक्चर है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर हमने हर वर्टेक्स के ऊपर उसका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को रिप्रेजेंट करा है। सोर्स वर्टेक्स s के लिए 0 है एंड बाकी सारे वर्टेक्सेस के लिए इन्फिनिटी था, सो हमने यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा है एंड दीज आर द आउटगोइंग एजेस। एंड बिकॉज अब हमने s वर्टेक्स को विजिट कर लिया है, उसे प्रोसेस कर लिया है, सो हमने s वर्टेक्स को अपने विजिटेड सेट में इंक्लूड करा है एंड उसे अनविजिटेड वाले सेट में से वर्टेक्स s को डिलीट कर दिया है, राइट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ अब हमने अपना सोर्स वर्टेक्स s को चूज कर लिया है, सो हम अब उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे, राइट। आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करना बहुत ही सिंपल काम है, बस एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है एंड देन बाकी सारे वर्टिसेस के लिए आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है, राइट। सो हम देख सकते हैं कि सपोज ये हमारा वर्टेक्स ए है, राइट। सो और ये एस वर्टेक्स को हमने कंसीडर करा है एंड दिस इज द आउटगोइंग एज, राइट। सो हम क्या करेंगे, जो इस पर शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट की वैल्यू होगी हम उसे इस आउटगोइंग एज पर जो वेट होगा उसे ऐड करेंगे एंड देन इसके जो रिजल्ट आएगा हम उस रिजल्ट को इसके शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे, राइट। एंड अगर ये जो रिजल्ट आता है वो कम होता है इस वैल्यू से, सो जो हमारा नया शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट होगा वो जो हमारा रिजल्ट आया है वो होगा एंड इसे हम हटा देंगे एंड देन हम जो इसका प्रीडिसेसर होगा फिर इसे सेट कर देंगे लाइक दिस। अब हम अगर d ऑफ s यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ऑफ सोर्स वर्टेक्स s को अगर ऐड करेंगे 1 के साथ, सो हमारा रिजल्ट आएगा 0 + 1 = 1, राइट, एंड विच इज लेस देन इंफिनिटी विच इज प्रेजेंट ऑन दिस वर्टेक्स।
So what we will do is we will set the shortest path estimate of variable a of vertex a to 1 and the predecessor of vertex a to s. राइट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. एंड बाकी सारे वर्टिसेस के लिए आपको ये एग्जैक्टली सेम करना है. सो अगर हम ये वाला आउटगोइंग एज कंसीडर करें तो हम 0+5 करेंगे. 0+5 मीन्स 5 एंड 5 इज लेस देन इंफिनिटी. So what we will do, we will set the shortest path estimate value of for vertex b to 5 and the predecessor for vertex b to s like this. So d of s plus 5 equals to 0 plus 5 equals to 5, which is less than infinity. Therefore shortest path estimate for vertex b will be 5 and predecessor for vertex b will be source vertex s. I hope you got this point. सो जो हमारा अपडेटेड वैल्यूज होंगी इन वर्टिसेस की एंड जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्री होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा. राइट, सो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्री हो गया. अब ये मिनिमम वैल्यूज शो कर रहा है. राइट, फिलहाल के लिए अब हमें नहीं पता कि आगे आने वाले वर्टेक्स में से कोई इसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दे तो, बट हम उसे धीरे धीरे चेक करेंगे. लाइक हमने ये वाला वर्टेक्स कंसीडर करा है, हम एक एक करके सारे वर्टिसेस को कंसीडर करेंगे एंड उनके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे. एंड जब हमारे सारे वर्टिसेस कंप्लीट हो जाएंगे देन फाइनली हमें हमारा कंप्लीट शॉर्टेस्ट पाथ ट्री मिल जाएगा. राइट, सो नाउ लेट अस बिगिन विद अवर स्टेप 3. सो अब हम अपना स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं. राइट, अभी तक हमारी ये पिक्चर है कि हमने एस वर्टेक्स को विजिट कर लिया है एंड बाकी सारे वर्टिसेस हमारे अनविजिटेड हैं. राइट, सो हमारे वर्टेक्स ए के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो 1 है एंड जो हमारा वर्टेक्स बी है उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट 5 है एंड इन तीनों वर्टिसेस के लिए जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो इन्फिनिटी है. राइट, सो अगर हम इन सारे वर्टिसेस के शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को अगर कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स ए के लिए जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो मिनिमम है. सो हम वर्टेक्स ए को चूज करेंगे अब और उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे. राइट, सो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स ए के लिए उसके पास 3 आउटगोइंग एजेस हैं. राइट, एक आउटगोइंग एज वर्टेक्स बी पर आता है एंड एक डी पर आता है एंड एक सी पर आता है. राइट, सो हम इन तीनों एजेस को अब रिलैक्स करेंगे वर्टेक्स ए को चूज करके. सो इन स्टेप 3 वी हैव नाउ वी चूज वर्टेक्स ए एंड रिलैक्स इट्स आउटगोइंग एजेस. राइट, सो जो हमारी इनिशियली जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके की है. हमने वर्टेक्स ए को ड्रॉ कर लिया है एंड उसके आउटगोइंग एजेस को ड्रॉ कर लिया है एंड जो जिन वर्टिसेस पे उसके आउटगोइंग एजेस आते हैं हमने उन वर्टिसेस को ड्रॉ कर लिया है. राइट, हमने हर वर्टेक्स के ऊपर उसका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट लिखा है. राइट, एंड एक ज़रूरी बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पर अब हमने अपडेटेड जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वर्टेक्स बी का जो जिसकी वैल्यू 5 है हमने वो यूज़ करा है. एंड आप गलती से भी यहाँ पर इन्फिनिटी मत लिख देना, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा. राइट, एंड बिकॉज अब हम वर्टेक्स ए को प्रोसेस कर रहे हैं, वर्टेक्स ए को विजिट कर रहे हैं, सो हमने वर्टेक्स ए को विजिटेड सेट में इंक्लूड कर लिया है एंड उसे अनविजिटेड वाले सेट में से डिलीट कर दिया है. राइट, सो अब हमने अपना वर्टेक्स ए चूज कर लिया है. अब हम उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करते हैं. राइट, सो बिल्कुल सेम चीज करनी है हमें. इसके 3 आउटगोइंग एजेस हैं तो हम 3 बार वही प्रोसीजर लगाएंगे. राइट, सो हम करेंगे 1 + 2. राइट, which is 3 and which is less than infinity. So what we will do, we will set the shortest path estimate for vertex C to 3 and the predecessor for vertex C to A like this. We will write D of A plus 2 is equal to 1 plus 2 is equal to 3, which is less than infinity. So therefore जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट हो जाएगा वर्टेक्स सी के लिए वो हो जाएगा 3 एंड जो हमारा प्रीडिसेसर हो जाएगा वर्टेक्स सी के लिए दैट विल बी ए. राइट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. सिमिलरली वी विल डू for other 2 outgoing edges like this. So similarly हमने
इन बाकी आउटगोइंग एजेस के लिए इस तरीके से कर दिया, राइट. 1 + 1 = 2 which is less than infinity. So we will set the shortest path estimate for vertex D to 2 and the predecessor for vertex D to A, right. Similarly for this edge, 1 + 2 = 3 which is less than 5, like this. And so what we will do, which is because 3 is less than 5, so what we have done, we have set the shortest path estimate for vertex B to 3 and the predecessor for vertex B to A, right. अगर हम अब इसे ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि स्टेप 2 में जब हमने वर्टेक्स B के लिए उसका जो प्रीडिसेसर था उसे सोर्स वर्टेक्स S से इनिशियलाइज करा था, बिकॉज उस टाइम जो उसकी शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट की वैल्यू आई थी वर्टेक्स बी के लिए वो 5 आई थी, बिकॉज हमने जब उसे इन्फिनिटी से कंपेयर किया था तो 5 वॉज लेस देन इन्फिनिटी. सो हमने जो उसका प्रीडिसेसर था वर्टेक्स बी का उसे सोर्स वर्टेक्स एस से सेट करा था, राइट. बट नाउ अब हमने क्या करा है, हमने प्रीडिसेसर जो है वर्टेक्स बी का उसे ए सेट कर दिया है, बिकॉज जो कॉस्ट आ रही है सोर्स वर्टेक्स एस से ए तक आने की एंड देन ए से फिर बी तक आने की वो कम है एज कंपेयर टू डायरेक्टली सोर्स वर्टेक्स एस से बी तक आने की, राइट. आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट. सो अब हमारा जो मॉडिफाइड एसपीटी बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट. सो ये हमारा जो अब मॉडिफाइड एसपीटी यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्री हो गया, वो ये हो गया, राइट. हमारा जो ये एज था सोर्स वर्टेक्स एस से वर्टेक्स बी तक का उसे हमने ब्रेक कर दिया है, बिकॉज जो हमारा प्रीडिसेसर आया है नया वर्टेक्स बी के लिए वो वर्टेक्स ए आया है, राइट. सो ये हमारा मॉडिफाइड एसपीटी हो गया. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर स्टेप 4. सो अब हम अपना स्टेप 4 स्टार्ट करते हैं. अगर हम अभी तक की पिक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा वर्टेक्स एस है जो वर्टेक्स ए है हमने इन दो वर्टिसेस को विजिट कर लिया है एंड ये चारों वर्टिसेस जो हैं हमारे वो अनविजिटेड हैं. एंड इस वर्टेक्स के लिए जो हमारी शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट की वैल्यू है वो 3 है एंड वर्टेक्स डी के लिए जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो 2 है एंड वर्टेक्स बी के लिए जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो 3 है एंड वर्टेक्स ई के लिए जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो फिलहाल इन्फिनिटी है, राइट. सो अगर हम अब इन सारे वर्टिसेस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स डी के लिए हमारे शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट की वैल्यू सबसे लीस्ट है. सो अब हम वर्टेक्स डी को चूज करेंगे और उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे, राइट. हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स डी के लिए हमारे पास खाली एक आउटगोइंग एज है जो वर्टेक्स ई पर आता है. सो हम इस एक एज को रिलैक्स करेंगे अब. सो वी हैव स्टेप 4. नाउ वी चूज वर्टेक्स डी एंड रिलैक्स इट्स आउटगोइंग एजेस. इनिशियली जो हमारी पिक्चर है वो इस तरीके की है. हमारा जो वर्टेक्स डी है वर्टेक्स ई है एंड ये उसके बीच का आउटगोइंग एज है, राइट. एंड जो वर्टेक्स डी का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो 2 है एंड जो वर्टेक्स ई का शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो इन्फिनिटी है, राइट. एंड बिकॉज अब हम वर्टेक्स डी को विजिट कर रहे हैं सो हमने उसे विजिटेड वाले सेट में इंक्लूड कर लिया है एंड उसे अनविजिटेड वाले सेट में से डिलीट कर दिया है. सो अब हम इस एज को रिलैक्स करते हैं. हम देख सकते हैं कि 2 + 2 = 4 which is less than infinity. So what we will do, we will set the shortest path estimate for vertex E to 4 and the predecessor for vertex E to D like this. So अब हमारा जो मॉडिफाइड एसपीटी हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा. हमने ये ड्रॉ कर लिया. सो ये स्टेप 3 के जैसा ही है एंड जो हमने अब हमारा जो वर्टेक्स डी है उसके लिए जो आउटगोइंग एज था उसे हमने स्टेप 4 में अपने एसपीटी में इंक्लूड कर लिया है, राइट. आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा. सो नाउ लेट अस बिगिन विद अवर स्टेप 5. स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा अनविजिटेड वर्टेक्स को चूज करेंगे और उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे. सो हमारे पास जो अनविजिटेड वर्टिसेस हैं वो हैं बी, सी और ई. और हम देख सकते हैं
कि अब हम इन तीनों की जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे और जो लीस्ट होगा उसे सेलेक्ट करेंगे उस वर्टेक्स को और फिर उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे, राइट। सो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो 3 और 3 है, राइट, यानी कि सेम है। एंड जो वर्टेक्स ई है उसके लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है वो 4 है। सो बिकॉज 3 इज लेस देन 4, सो यानी कि हम इन दोनों में से कोई भी वर्टेक्स को चूज कर सकते हैं एज पर अवर विश एंड देन हम उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करेंगे। सो सपोज हम वर्टेक्स बी को चूज कर लेते हैं एंड हम दोनों में से कोई भी वर्टेक्स को चूज कर सकते हैं। सो सपोज हम अपने स्टेप 5 स्टार्ट करते हैं, वर्टेक्स बी को चूज करते हैं एंड देन उसके आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स करते हैं, राइट। So in step 5 we have, now we choose vertex B, we can choose any of B or C and relax its outgoing edges. So ये हमारा vertex B है and ये उसका outgoing edge है जो कि vertex D पर आता है। ये हमने अपने जो shortest path estimates हैं उनको लिख लिया है। So now what we do is 3 plus 2 equals to 5 which is greater than 2. अब बिकॉज जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट का रिजल्ट है वो ज्यादा आ रहा है जो कि ऑलरेडी उस पर मेंशन्ड शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट है, सो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, राइट। सो अवर मॉडिफाइड एसपीटी रिमेन्स सेम एज इन स्टेप 4 एंड बिकॉज हमने अब वर्टेक्स बी को विजिट कर लिया है सो हमने उसे विजिटेड सेट में इंक्लूड कर दिया है एंड उसे अनविजिटेड सेट में से डिलीट कर दिया है, राइट। सो सिमिलरली हमारा स्टेप 6 है, हम देख सकते हैं। सो now we choose vertex C and relax its outgoing edges. So ये हमारा vertex C है, ये उसका outgoing edge है जो कि vertex E पर आता है। ये shortest path estimates हैं जो कि initially है हमारे पास, right? So now what we will do, 3 plus 1 equals to 4 which is same as this 4, therefore no change and so our modified SPT remains same as in step 4, right? And because हमने अब vertex C को choose कर लिया है यानी कि विजिट कर लिया है, उसे प्रोसेस कर लिया है, सो हमने उसे विजिटेड सेट में इंक्लूड कर लिया है एंड उसे अनविजिटेड सेट में से डिलीट कर दिया है, राइट। सो अब हमारे लगभग सारे वर्टिसेस जो हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब हमारा खाली एक वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स ई। सो नाउ वी विल चूज दिस वर्टेक्स ई एंड रिलैक्स इट्स आउटगोइंग एजेस, राइट। एंड बिकॉज देयर आर नो आउटगोइंग एजेस फॉर वर्टेक्स ई, सो वी हैव Step 7. Now we choose vertex E and relax its outgoing edges. There are no outgoing edges for E and because अब हमने E को visit कर लिया है so हमने उसे visited set में include कर दिया है और उसे unvisited set में से delete कर दिया है। अब हमारा unvisited set जो है वो empty हो चुका है। That means हमने सारे vertices को process कर लिया है, सारे vertices को visit कर लिया है। So we have written all the vertices are covered. So that means we are done. So our final shortest path tree is this, right? This is our shortest path tree जो कि हमारा सोर्स वर्टेक्स S से बाकी जितने भी सारे वर्टिसेस हैं ग्राफ में उन सबका शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम E तक पहुंचना चाहते हैं सो हम E का प्रीडिसेसर देखेंगे जो कि D है, D का प्रीडिसेसर A है एंड A का प्रीडिसेसर S है। सो दैट मीन्स S से E तक पहुंचने का पाथ जो है वो ये है एंड जो इस पाथ की कॉस्ट है वो 4 है, राइट। एंड D तक पहुंचने की कॉस्ट 2 है, 1 तक पहुंचने की कॉस्ट 1 है एंड S से S तक की कॉस्ट 0 है। सो दिस इज अवर फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एंड दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट Dijkstra's algorithm on any given graph. I hope आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे करा है। So now I am going to show you the original algorithm of Dijkstra's algorithm. So this is our original algorithm, right? You can refer it from here. अब आप इस एल्गोरिदम को बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। सो अब हम देखें तो हमने अपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था। हमने अपने फर्स्ट स्टेप में हमारे ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस थे उन सारे वर्टिसेस के लिए अपने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया था।
पहला वेरिएबल था शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाला वेरिएबल एंड दूसरा वेरिएबल था हमारा प्रीडिसेसर वाला वेरिएबल, राइट। सो हमने अपने प्रीडिसेसर वाली वेरिएबल को तो सारे वर्टिसेस के लिए नील इनिशियलाइज किया था, राइट। एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाला वेरिएबल था उसमें सोर्स वर्टेक्स के लिए हमने उसे 0 से इनिशियलाइज किया था एंड बाकी सारे वर्टिसेस के लिए हमने उसे इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया था, राइट। और हमने दो लिस्ट बनाई थी, राइट, दो सेट्स मेंटेन किए थे। एक सेट में हमने सारे विजिटेड वाले वर्टिसेस रखे थे एंड दूसरे सेट में हमने सारे अनविजिटेड वाले वर्टिसेस रखे थे, राइट। सो अब हम देखते हैं हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाला वेरिएबल है सोर्स वर्टेक्स के लिए हमने उसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है एंड जो उसका प्रीडिसेसर वाला वेरिएबल है सोर्स वर्टेक्स का हमने उसे नील से इनिशियलाइज कर दिया है एंड फॉर ऑल अदर वर्टिसेस एक्सेप्ट द सोर्स वर्टेक्स एस हमने क्या करा है, जो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाला वेरिएबल है हमने उसे इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करा है एंड उसका जो प्रीडिसेसर वाली वेरिएबल है बाकी सारे वर्टिसेस के हमने उसे नील से इनिशियलाइज करा है, राइट। एंड जो हमारा एस है, व्हाट इज एस? एस इज द सेट ऑफ विजिटेड वर्टिसेस विच इनिशियली इज एम्प्टी, राइट। सो एस हमारा विजिटेड वर्टिसेस वाला सेट है जो कि इनिशियली एम्प्टी है बिकॉज हमने अभी तक कोई भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है, राइट। एंड नेक्स्ट इज क्यू, व्हाट इज क्यू? Q, the Q initially contains all vertices, सो हमने एक Q ली है जिसमें हमारे इनिशियली सारे वर्टिसेस प्रेजेंट हैं बिकॉज हमने अभी तक किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है। सो जो हमारी ये Q होगी जिसे हमने Q नाम दिया है उसमें हम सारे वर्टिसेस को रखेंगे, अपने अनविजिटेड वर्टिसेस को रखेंगे, राइट। सो हमने उसे V से इनिशियलाइज कर दिया है, राइट। सो ये जो है बेसिकली ये हमारा फर्स्ट स्टेप है यानी कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, राइट। So now what we will do, while q not equal to 5, मतलब हम एक while loop रन करेंगे जब तक हमारी जो q है q वो empty ना हो जाए। So we have while the q is not empty, what we will do is हमने एक min distance नाम का फंक्शन लिया है यहाँ पे जो कि q में से एलिमेंट सेलेक्ट करेगा with the minimum distance, that is select the element of q with the minimum distance। So जो हमारी q है q हम उसमें से वो एलिमेंट यानी कि वो वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे जिसकी लीस्ट वैल्यू होगी शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट वाले वेरिएबल की, राइट। सो सपोज वो वर्टेक्स u था, सो अब हम उस वर्टेक्स को बिकॉज हमने विजिट कर लिया है, हमने उसे प्रोसेस कर लिया है, सो हम उसे उस लिस्ट में ऐड कर देंगे या कह सकते हैं उस सेट में ऐड कर देंगे जो कि हमारा विजिटेड वर्टिसेस वाला है, राइट। अब हम क्या करेंगे जो कि हम उस वर्टेक्स u के लिए जितने भी उसके नेबरिंग वर्टिसेस होंगे यानी कि जो भी जितने भी उसके आउटगोइंग एजेस होंगे हम उनको रिलैक्स करेंगे। सो ये वाला जो पार्ट है वो उसका रिलैक्सेशन पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है उससे एज रिलैक्सेशन होगा एंड फाइनली जो हमारी डिस्टेंस की जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे, राइट। आई होप आपको ये एल्गोरिदम क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इस एल्गोरिदम को खुद से रेफर कर सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। So this is the time complexity analysis for the Dijkstra's algorithm. You can refer it from here. I'm not going to explain you this. You'll have to take care of this by yourself because this is usually asked in the semester exams. So I'm providing this for your reference. You can refer it from here, right? This is case 1 and this is case 2, right? आप इसे यहाँ से रेफर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। आप खुद से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो बाकी और कॉन्सेप्ट्स को भी फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। सो आप इसे बेटर है खुद से रेफर करें, खुद से स्टडी करें एंड इन केस यू फेस एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन यू आर फ्री टू आस्क मी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो मेन था वो था इसकी एप्लीकेशन कि हम डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम को किसी भी गिवन ग्राफ पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं, राइट। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको ये समझाने की, बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, राइट। यू कैन
comment your post in the comment section below, and I will definitely try to answer all of your doubts, right? So this was all about it. Thank you so much for watching this video, and if you like it, then please like, share and comment. Thank you so much for watching. And yes, don't forget to subscribe yourself for getting the latest updates. And yes, one more thing, if you want these notes, then you can comment your email ID in the comment section below, and then I will mail you these notes. Thank you so much for watching.